गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 12 ध्वनि साउंड। हमारा टॉपिक चल रहा था ध्वनि संचरण। तो मैंने आपको समझाया था बच्चों, एक स्वरित्र था, ये स्वरित्र है और इसमें हम कंपन उत्पन्न करते हैं। तो पिछले टर्न पर आपको बताया था कि जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर गति करती है, आगे की ओर गति करती है, तो इसके जो कंपन है वो भी आगे गति करेंगे और यहां पर उपस्थित हवा या वायु के कणों पर क्या करेंगे, ये धक्का लगाएंगे। तो यहां पर उपस्थित हवा के कणों पर धक्का लगाते हैं और धक्का लगाने के कारण यहां पर दाब अधिक हो जाता है और अधिक दाब क्षेत्र बन जाता है। दाब अधिक हो गया और अधिक दाब क्षेत्र बन गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और अधिक दाब क्षेत्र होने के कारण यहां पर घनत्व भी अधिक हो जाता है और इस अधिक दाब क्षेत्र को, ये अधिक दाब क्षेत्र है और इस अधिक दाब क्षेत्र को हम कहते हैं संपीड़न। क्या कहेंगे बच्चों? संपीड़न। इसे सी से शो करेंगे। यहां पर दाब अधिक होगा और घनत्व भी क्या होगा, यहां पर अधिक। ठीक है, तो दाब भी अधिक है और घनत्व भी क्या होगा, यहां पर अधिक। और जहां दाब अधिक है और घनत्व अधिक है, उस क्षेत्र को हमने बोल दिया संपीड़न। क्या बताया था कि जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर गति करती है तो अपने सामने वाली वायु को क्या करती है, धक्का लगाती है। धक्का लगाने के कारण अधिक दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस अधिक दाब क्षेत्र में घनत्व भी अधिक हो जाता है और इसे हम संपीड़न कहते हैं। अब यही वस्तु देखिए, जैसे कोई चीज हिलती है, जैसे झूला ही है, तो झूले में हम आगे पीछे जाते हैं। तो जब आगे जाते हैं ना, तब तो क्या होगा कि झूला आगे वाली वायु को क्या करेगा, प्रेशर करेगा, धक्का लगाएगा, तो वहां पर अधिक दाब क्षेत्र बन जाएगा। जब वो वापस पीछे आता है तो क्या होता है, वहां पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर गति करती है, पीछे की ओर गति करती है, तो वहां निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसे विरलन कहते हैं। इस कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहां घनत्व कम होता है। देखिए बच्चों, पिछली बार मैंने आपको लिखवा दिया था कि जब कोई वस्तु आगे की ओर गति करती है तो वहां उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। अब हम कह रहे हैं कि जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर गति करती है तो क्या होता है कि वहां पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जब पीछे की ओर गति कर रही है ये वस्तु, तो यहां तो संपीड़न बने, अब यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा, बिल्कुल निम्न दाब का क्षेत्र। और इस निम्न दाब के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे बच्चों,
विरलन। तो यहां पर ये जो क्षेत्र बनेगा ये बनेगा निम्न दाब का क्षेत्र, और इसे क्या कहेंगे बच्चों? विरलन, और इसे हम शो करते हैं कैपिटल R से। अधिक दाब का क्षेत्र बनता है उसे हम कहते हैं संपीड़न, और निम्न दाब के क्षेत्र को हम कहते हैं विरलन। तो इस प्रकार वस्तु आगे और पीछे गति करती है, और वस्तु की आगे पीछे गति के कारण क्रमशः विरलन और संपीड़न बन जाते हैं। तो ये बना संपीड़न, ये विरलन, फिर संपीड़न बनेगा, फिर विरलन बनेगा। तो इस तरीके से क्या बनते हैं बच्चों? संपीड़न और विरलन। तो ये C, ये R, ये C, ये R, तो क्रमशः संपीड़न और विरलन बन जाते हैं। नोट कर लीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार आगे व पीछे वस्तु की गति के कारण वायु में क्रमशः संपीड़न व विरलन की श्रेणी बन जाती है। तो संपीड़न और विरलन की क्या बन जाती है? श्रेणी बन जाती है। आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता। माध्यम मैंने आपको बताया था, माध्यम वह है जहां पर ध्वनि क्या करती है? संचरित होती है। माध्यम 3 प्रकार के बताए थे, ठोस, द्रव और गैस। तो हमें ये प्रूव करना है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है या नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे बच्चों। हमने एक बेल जार लिया, क्या लिया हमने? एक बेलजार। बेलजार एक कांच का बर्तन होता है बच्चों, जिस तरीके से ये इस तरीके से कांच का बर्तन होता है जिसे हम बेलजार कहते हैं।
और यहां पर एक कॉर्क लगा होता है, यहां पर एक छिद्र होता है। इस छिद्र में से हमने 2 तार गुजारे और ये तार हैं विद्युत के, तो ये है विद्युत धारा। और हमने इन तारों को जोड़ दिया एक विद्युत घंटी से, जैसा कि आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। विद्युत घंटी पढ़ी थी ना, विद्युत घंटी। ये विद्युत घंटी है बेटा। देखिए बेलजार है, बेलजार में क्या लगाया हमने, विद्युत घंटी, और ये है कॉर्क और ये है आपके विद्युत घंटी। और इस बर्तन को क्या बोलते हैं बच्चों, बेलजार। ये कांच का बर्तन है जिसे बेलजार कहते हैं। यहां पर कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क में से हमने 2 तार गुजारे और यहां पर विद्युत घंटी से इसका कनेक्शन कर दिया। आगे हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे और ये कॉर्क लगा हुआ है। अब आप बताइए क्या यह बेलजार खाली है या भरा है? इस वक्त बेलजार में कुछ है या नहीं है? इस बेलजार, ये बेलजार भरा है या खाली है? ये बेलजार भरा हुआ है। कैसा है ये? भरा हुआ। किससे भरा है बच्चों? ये हवा से। तो हम इसे खाली नहीं कह सकते। जब हवा होती है तो हम उसे भरा हुआ ही कहेंगे। तो ये क्या है? बेलजार भरा हुआ है। किससे? हवा से। हवा गैस होती है बच्चों, और हवा में कई प्रकार की गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो हमारे मेन तो ऑक्सीजन ही होती है। तो इस वक्त यहां पर क्या है? हवा। और हमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित की, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत घंटी में आई और विद्युत घंटी बजी। क्या आपको आवाज सुनाई देगी घंटी की? हाँ, अभी हमें आवाज सुनाई देगी, विद्युत घंटी बजती हुई हमें सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर क्या है? हवा है। तो ये चाहे कम आवाज ही सुनाई दे, लेकिन हमें उस विद्युत घंटी की आवाज सुनाई देगी। समझ में आया? ये तो हमने कब किया? जब इसमें हवा है। अब हमने क्या किया बच्चों? एक निर्वात पंप लगा दिया। एक निर्वात पंप वैक्यूम होता है। आपने एक अक्षय कुमार की पिक्चर भी देखी होगी ना, जिसमें वो क्या करता है? एक वैक्यूम होता है क्लीनर, तो वो सब कुछ उसमें खिंच खिंच के आ जाता है। तो वैक्यूम क्या काम करता है? कोई भी चीज हो, हवा हो, कण हो, धूल हो, मिट्टी हो, सबको खींच के बाहर निकाल देता है। तो यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया और इस वैक्यूम पंप से इसकी पूरी हवा को खींच लिया बाहर। तो ये क्या है बच्चों? निर्वात पंप या वैक्यूम पंप। और इससे यहां की जितनी भी हवा थी इसको बाहर खींच लिया गया। अब बच्चों इसमें से हवा को बाहर निकाल दिया। तो अब यहां पर क्या है? क्या ये खाली है या भरा है? बताइए बच्चों। हवा भी बाहर निकाल दी है। घंटी को तो छोड़ दो, विद्युत घंटी तो लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा क्या यह बेलजार भरा है या खाली है? जब हमने निर्वात से हवा को बाहर निकाल दिया, तो जब हमने निर्वात से हवा को बाहर निकाल दिया तो ये पूरी तरीके से खाली हो गया है बेलजार। और जब पूरी तरीके से कोई जगह खाली हो जाती है तो उस स्थान को हम बोलते हैं निर्वात। यहां पर धूल, मिट्टी, हवा, किसी प्रकार का कोई भी कण नहीं है। तो अब यह कैसा बन गया है? निर्वात। अब यहां पर कोई माध्यम नहीं है, ना तो हवा है, ना पानी है, ना ठोस है। अब हमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित की और विद्युत घंटी को बजाया। जब हम विद्युत घंटी को बजाते हैं तो हम बाहर बैठे हुए हैं और सुनना चाहते हैं कि क्या विद्युत घंटी की आवाज बाहर आती है। तो बच्चों जब निर्वात हो गया यहां पर और हम विद्युत घंटी बजाते हैं तो हमें विद्युत घंटी की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती।
विद्युत घंटी की आवाज बाहर सुनाई क्यों नहीं दी? क्योंकि यहां पर कोई माध्यम नहीं था, ना तो हवा थी, ना कोई द्रव था, ना कोई ठोस था, कुछ भी नहीं था। तो यहां के कणों में कंपन नहीं हुआ विद्युत घंटी के बजने के कारण। और हमें सुनाई कब देता है? जब माध्यम में कंपन हो। तो माध्यम ही नहीं है तो कण भी नहीं है, और कण भी नहीं है तो कंपन भी नहीं होगा। और जब कंपन नहीं हुआ तो विद्युत घंटी की आवाज हमें सुनाई नहीं दी। तो आप क्या देखते हैं कि विद्युत घंटी को बजने के लिए तो हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, लेकिन इसकी आवाज को सुनने के लिए हमारे पास कण नहीं थे, क्योंकि कणों में कंपन होता है और वो कंपन हमारे कानों तक पहुंचता है, तब हमें सुनाई देता है। तो अभी आपको क्या प्रदर्शित हुआ कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर निर्वात है तो ध्वनि संचरित नहीं होगी, तो बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं होती। ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की। तो ये प्रैक्टिकल से हम इसे बता सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों, क्या क्वेश्चन आएगा कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो सिद्ध करने के लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे और इसके बारे में जो जो हमने किया है वो डिटेल आप लिख देंगे। तो अब हम लिख सकते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम अत्यंत आवश्यक है। माध्यम तीन प्रकार का है। माध्यम तीन प्रकार का है। कौन कौन सा बच्चों? ठोस, द्रव व गैस। तीनों में से कोई ना कोई होना चाहिए, तभी ध्वनि संचरित होगी। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती क्योंकि कंपन के लिए कण उपस्थित नहीं होते। नोट कर लीजिए बच्चों, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम अत्यंत आवश्यक है। माध्यम तीन प्रकार का है: ठोस, द्रव, गैस। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं होती क्योंकि कंपन के कण ही नहीं होते, और कंपन नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा? ध्वनि का संचरण नहीं होगा। एक बार जल्दी से आप इसे बना लीजिए बच्चों। तो अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
बच्चों ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। देखिए तो इसे नोट कर लीजिए एक बार, आपका शायद छूट गया होगा कुछ, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ध्वनि तरंग है एक, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति। इसे मैं समझाऊं उससे पहले आपके सामने कुछ पॉइंट्स पूछना चाहती हूं आप लोगों से। बच्चों एक कांच का बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स, और बॉक्स के एक कमरा ही लगा लो, कांच का कमरा है, बिल्कुल कांच का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट। और यहां पर ये पूरा बना हुआ है, यहां पर हमने क्या किया, उसी वैक्यूम पंप की तरह निर्वात बना दिया इसको। निर्वात पंप से क्या बना दिया, इस कमरे को निर्वात। कोई माध्यम नहीं है यहां, निर्वात है, बिल्कुल अंधेरा है। और हमने कोई मशीन लगाई और वो मशीन आवाज कर रही है टन टन टन, लेकिन यहां पर माध्यम नहीं है। हम यहां बैठे हुए हैं लेकिन हमें वो आवाज हमारे कानों तक सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि यहां पर कोई माध्यम नहीं है, जैसा कि अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। अब यहां पर क्या है कि ये पूरी दीवार थी, यहां पर एक छेद है और छेद में से एक प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश क्या हमें इधर दिखाई देगा, दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? कि ये कमरा है कांच का और यहां पर एक दीवार का छेद है, उस छेद में से, कांच में छेद नहीं है, दीवार में है, और उसमें से प्रकाश आ रहा है। तो क्या हमें दूसरी तरफ वह लाइट, या टॉर्च मारे हम इधर से, तो क्या वह लाइट हमें दूसरी तरफ दिखाई देगी या नहीं? यह लाइट कांच का बर्तन है तो हमें दूसरी तरफ दिखाई देगी, देगी, श्योरली देगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये कांच के बर्तन में से प्रकाश आ रहा है और बाहर तक आ गया और हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। निर्वात होने के बावजूद भी प्रकाश ने गति की है, प्रकाश गति करके दूसरी तरफ आया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी गति करता है। तो अगर ध्वनि और प्रकाश में हम अंतर देखें तो ध्वनि को गति करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी गमन करता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति बताने से पहले हम बताना चाहते हैं कि कोई तरंग इस दिशा में जा रही है और यहां माध्यम के कण हैं। जब माध्यम के कण, ध्वनि जा रही है मान लो, या फिर कोई भी तरंग जा रही है, जब माध्यम के कण जिधर दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा के अनुदिश, ऐसे ऐसे देखो तरंग ऐसे जा रही है, इसी दिशा के अनुदिश आगे और पीछे ये कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। यानी कि तरंग संचरण की दिशा में ही क्या कर रहे हैं, कंपन। कौन कंपन कर रहे हैं? माध्यम के कण, माध्यम के कण।
कैसे गति कर रहे हैं? तरंग संचरण, तरंग संचरण की दिशा में। जिधर तरंग जा रही है उसी दिशा में आगे पीछे क्या कर रहे हैं? कण कंपन कर रहे हैं। और ये क्या है? तरंग। ठीक है बच्चों, एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि तरंग इधर जा रही है और माध्यम के कण हैं यहां पर। अब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे, ऊपर नीचे इस तरीके से गति करते हैं। अगर ये तो इस तरीके से गति कर रहे हैं तरंग संचरण की दिशा में, और ये तरंग संचरण के लंबवत गति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? लंबवत। माध्यम के कण गति कैसी है? लंबवत। किसके लंबवत? तरंग संचरण के। तरंग संचरण जिस दिशा में जा रही है उसके लंबवत क्या कर रहे हैं? ये गति कर रहे हैं, यानी कि ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हम देखते हैं बच्चों, ये तरंग है और ये तरंग इस तरीके से जा रही है, ऐसे यूं, ठीक है, यूं। अब जो कंपन ऐसे हो रहे हैं, ये जैसे कंपन है और ये तरंग जा रही है, इसी से बताती हूं। ये तो जा रही है तरंग और ये है कंपन। अब ये कंपन आगे पीछे ऐसे इस तरीके से हो सकते हैं। एक तो एक ये तरंग जा रही है ये वाली, और कंपन कैसे हो रहे हैं बच्चों? देखिए तरंग है और कंपन कैसे हो रहे हैं? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो जब कंपन तरंग संचरण की दिशा में होते हैं तो ऐसी तरंगों को बोलते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे। और जब ऊपर नीचे इस तरीके से लंबवत होते हैं कंपन, ऐसी तरंगों को बोलते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखिए, जब कंपन तरंग संचरण की दिशा में होते हैं तो ऐसी तरंगों को बोलते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंगे। और जब ऊपर नीचे लंबवत होते हैं तब हम इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। दिशा में होते हैं तो अनुदैर्घ्य, लंबवत होते हैं तो अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है बच्चों, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यानी कि तरंग संचरण की दिशा में ही माध्यम के कण गति करते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है बच्चों प्रकाश। प्रकाश जिस दिशा में जाता है माध्यम के कण ऊपर नीचे लंबवत गति करते हैं। डायग्राम बना लीजिए बच्चों, आपको समझने में इजी रहेगा। तो ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंगे। कंपन कैसे होंगे? तरंग संचरण की दिशा में। और जब लंबवत कंपन होते हैं तो कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और ये कौन सी होती हैं? प्रकाश की तरंगे। अब हम इनकी परिभाषा बता देते हैं बच्चों, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे क्या है। तो अनुदैर्घ्य तरंगे तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुदैर्घ्य है ये। ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम
के कण तरंग संचरण की दिशा में, ब्रैकेट में लिख लें अनुदेश, कि उनकी ही दिशा, अनुदेश संचरण की दिशा में होते हैं। ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, कंपन करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में क्या लिखें? जैसे ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे आप नोट करते चलिए बच्चों, समझा चुकी हूं मैं। ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण, जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, अर्थात ऊपर नीचे, अर्थात ऊपर नीचे कंपन करते हैं। ऊपर नीचे या लंबवत कंपन करते हैं, क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। जैसे बताइए, अभी अभी बताया था ना, जैसे क्या? प्रकाश की तरंगे, प्रकाश तरंगे। तो प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। तो ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे ध्वनि तरंगे। ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, अर्थात ऊपर नीचे कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। जैसे प्रकाश की तरंगे या प्रकाश तरंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप इसे साथ के साथ याद करते चलिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे और कुछ याद भी नहीं होगा, एग्जाम की तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो आप साथ के साथ पढ़ते और याद करते चलिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।